Hello students, today we are going to start our next part of the chapter, that is the rise of nationalism in Europe. Now let's get started. The making of Germany and Italy. Germany, can the army be the architect of the nation? क्या आर्मी बन सकती है आर्किटेक्ट पूरे नेशन की? नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे आफ्टर 1848. यूरोप में जो नेशनलिज्म थी वो और आगे बढ़ी, ठीक है, 1848 के बाद. एंड जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट. जर्मनी और इटली क्या हो गए? यूनिफाइड हो गए, एक हो गए एज नेशन स्टेट. प्रूशिया टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. प्रूशिया ने इनिशिएटिव लिया, लीडरशिप लिया इस मूवमेंट के लिए जिससे कि नेशनल यूनिफिकेशन हो सके. द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस वॉज इट्स चीफ मिनिस्टर. जो आर्किटेक्ट थे मीन्स स्टार्टर थे इस प्रोसेस के, वो थे चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क. कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. जिन्होंने इस मूवमेंट की स्टार्टिंग की प्रूशियन आर्मी के साथ और ब्यूरोक्रेसी के साथ. इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग. जनवरी 1871 में प्रूशियन किंग जिनका नाम था विलियम आई वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर. वो अराइज हुए एज अ जर्मन एम्परर एंड असेंबली वॉज हेल्ड टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर. और एक असेंबली अरेंज की गई फॉर प्रोक्लेमिंग द न्यू जर्मन एम्पायर. नाउ द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर. और जो प्रोसेस था इस नेशन बिल्डिंग का, ठीक है, वो क्या था? बेसिकली जो डोमिनेंस थी प्रूशियन एम्पायर की, प्रूशियन स्टेट पावर, ठीक है. द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम. जो करेंसी थी, ठीक है, बैंकिंग थी, लीगल एक्टिविटीज़ थी, जुडिशियल एक्टिविटीज़ थी, इन जर्मनी वर मॉडर्नाइज्ड. और ये क्या हो गई? और लेवल अप हो गई मॉडर्न में. इटली यूनिफाइड. इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट. इटली डिवाइड था 7 अलग अलग स्टेट्स में इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी के मिड तक. एंड अमंग ऑल द 7 स्टेट, और सभी जितने भी स्टेट्स 7 स्टेट हैं इटली में, ठीक है, जो डिवाइडेड थे. सार्डिनिया पीडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस. और इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा सार्डिनिया पीडमोंट को रूल किया जाता था, ठीक है. ऑल द रीजन्स वर डोमिनेटेड बाय डिफरेंट किंग्स. जितने पार्ट्स थे, इटली के जितने पार्ट्स है 7 स्टेट, उन सभी को अलग अलग किंग्स रूल कर रहे थे. इन द 1830s गिउसेपी मैज़नी फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली. और 1830s में गिउसेपी मैज़नी ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिनका नाम था यंग इटली. द मूवमेंट वॉज लेड बाय चीफ मिनिस्टर कैवर. और ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ बाय चीफ मिनिस्टर कैवर. इन 1859 सार्डिनिया पीडमोंट डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस. सार्डिनिया पीडमोंट ने मतलब हरा दिया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को. इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली. और उसके बाद 1860 में उन लोगों ने मार्चिंग की टुवर्ड्स साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ the two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants. और जितने भी लोकल पीजेंट्स थे, ठीक है, उनके सब पीजेंट फार्मर्स, लोकल वेंडर्स, इन सभी के हेल्प से, सपोर्ट से इन लोगों ने जीत हासिल. द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. अब जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यूनिफाइड हो गए, इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ. मीन्ड इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. इसका मतलब ये है कि अब इंग्लैंड अपने इन्फ्लुएंस को इस्टेब्लिश कर सकता था स्कॉटलैंड में. In 1801, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom. 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सली इंक्लूड कर लिया गया था यूनाइटेड किंगडम में. द सिम्बल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन. अब जो नए सिम्बल्स थे न्यू ब्रिटेन के, वो ये थे: द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम. और जो नेशनल एंथम था वो कौन सा था? गॉड सेव अवर नोबल किंग. और जो लैंग्वेज थी द इंग्लिश लैंग्वेज, क्लियर, वर एक्टिवली प्रोमोटेड. इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया. विजुअलाइजिंग द नेशन. अब विजुअलाइजिंग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, चाहे वो मैन हो, विमेन हो, कोई थिंग हो, ठीक है, तो क्या करते हैं? उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके फीचर्स को देखते हैं. इसी तरह अगर हम नेशन की बात करें तो नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जाए, कैसे देखा जाए, तो उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो देखिए, इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज आर्टिस्ट्स रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज अ पर्सन. तो 18 और 19 सेंचुरी में
आर्टिस्ट जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया एक कंट्री को एक पर्टिकुलर पर्सन के रूप में एंड नेशन एज फीमेल फिगर, और कौन से पर्सन के रूप में, एक फीमेल फिगर के रूप में। दैट मीन्स स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल स्ट्रक्चर। जब भी हम कभी अपने लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे अपने मदर लैंड कहते हैं, ठीक है, तो वो भी एक फीमेल फिगर से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह आर्टिस्ट उन लोगों ने क्या किया कि नेशन को एज अ फीमेल फिगर स्टेब्लिश किया, ठीक है, दिखाया। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन फीमेल फिगर पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो फीमेल फिगर थी वो पोर्ट्रे करती थी आइडियाज जैसे कि लिबर्टी के लिए, नेशन की लिबर्टी के लिए, जस्टिस के लिए और रिपब्लिक के लिए। नाउ लिबर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज अ रेड कैप और अ ब्रोकन चेन। लिबर्टी को पोर्ट्रे किया गया थ्रू रेड कैप और ब्रोकन चेन के द्वारा। जस्टिस अ ब्लाइंड फोल्डेड विमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, और जस्टिस को रिप्रेजेंट किया गया थ्रू ब्लाइंड फोल्डेड, एक वुमेन है जिसने ब्लाइंड फोल्डेड किया गया है, दैट मीन्स उसकी आंखें बांधी गई हैं। कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग ग्लासेस, जिसने तराजू अपने हाथों में पकड़ रखा है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नाउ nationalism no longer retained after the last quarter of the 19th century. 19th century के लास्ट तक नेशनलिज्म बरकरार नहीं रहा, ठीक है। आफ्टर 1871 द मोस्ट टेंशन एरियाज वॉज कॉल्ड द बाल्कन्स। अब 1871 के बाद जो टेंशन एरिया, दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज थे, ठीक है, उनको बाल्कन्स कहा जाता था। अ रीजन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया। अब प्रेजेंट डे में देखें तो रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मोसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। क्लियर, ये प्रेजेंट डे में इनका नाम है, जो बाल्कन रीजन है, उनको जो बाल्कन रीजन कहा जाता था जिन्हें। नाउ Ottoman Empire made the Balkan region explosive, and all through the 19th century they strengthened themselves through modernization. ऑटोमन एम्पायर में जो बाल्कन रीजन था, ठीक है, जो स्ट्रेस रीजन था, वो और भी एक्सप्लोसिव हुआ, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, स्ट्रेंथ और भी अपनी बढ़ाई थ्रू मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू एंड इंटरनल रिफॉर्म्स, और इंटरनली जो स्पेसिफिकेशंस थी, जो भी चीज़ें हो रही थी, आर्मी बिल्डअप, वो सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग की। ड्यू टू वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स द बाल्कन बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से, जो बहस या लड़ाइयाँ होने की वजह से जो बाल्कन रीजन था वो एक बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया बना। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटेंस रिवॉल्वरी बिल्ट अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड। अब इस पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा रिवॉल्वरी, बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी और टेंशन क्रिएट होने लगा अमंग यूरोपियन पावर, ठीक है, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री, और कॉलोनीज में, ठीक है, और नेवी और मिलिट्री में भी, माइट विच लीड अ सीरीज ऑफ वॉर्स, जिसकी वजह से एक लगातार युद्ध होने लगे इन द रीजन, एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इन 1914 यूरोप वॉज डिजास्टर्ड बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म। 1940 में यूरोप डिजास्टर्स कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की वजह से। अलाइंड विथ इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद के साथ अगर नेशनलिज्म चल रहा था तो ये था कि बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स रूप ले लिया था उसने। एंटी इम्पेरियल मूवमेंट। In 1914, Europe was disastered because of nationalism, aligned with imperialism. 1914 में यूरोप डिजास्टर्ड था, मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड था, नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म एक साथ क्योंकि रन कर रहे थे, ठीक है, साम्राज्यवाद भी नेशनलिज्म के साथ चल रहा था। एंटी इम्पीरियल मूवमेंट वर डेवलप्ड, बट बहुत सारे एंटी इम्पीरियल मूवमेंट हो रहे थे, रिवॉल्ट्स हो रहे थे इम्पीरियलिज्म के खिलाफ, ठीक है, बट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, और स्ट्रगल हो रहे थे किसके लिए, क्योंकि उन्हें चाहिए था इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। बट द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स वॉज एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन जो आइडिया था नेशन स्टेट का, दैट मीन्स नेशनलिज्म का, वो एक्सेप्टेड था एज नेचुरल, कि ये प्राकृतिक है, होना चाहिए, एंड यूनिवर्सल, और सभी जगह लागू होना चाहिए, ठीक है। नेशन स्टेट का जो आइडिया था गवर्नेंस के लिए,
कोई भी मोनार्कियल या डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही नहीं होती है और नेशनलिज्म होना चाहिए ना। थैंक यू एवरीवन।